हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे परमाणु और अणु। परमाणु और अणु में हमने दो क्लास देख ली हैं और जिसमें हम कल के टॉपिक में पढ़ रहे थे अणु। अणु में हमने पढ़ा था कि दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और एक तत्व है, उसमें जो परमाणु होती हैं उनके दो परमाणुओं के मिलने से एक तत्व के अणु बनते हैं। अब हम आज बात कर लेते हैं आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यौगिक के अणु के बारे में। इनमें द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है। इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं आयनों के जो अणु होते हैं, उन आयनों के अणुओं में द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा जो रासायनिक सूत्र है वो तत्वों का, यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। तो कल हमने देखा था कि जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो तत्व के अणु बनते हैं, लेकिन जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तब फिर निर्मित होता है यौगिकों के अणु बनते हैं, जिनमें द्रव्यमान अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। तो इसमें यही हमेशा पूछा जाता है कि द्रव्यमान के अनुपात पूछा जाता है। तो जैसे जल है, जल में कई बार मैंने बता चुकी है, तो आपको लर्न भी हो गया होगा अब तक। ये हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं और ऑक्सीजन के एक अणु होता है, एक परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, तो इनका अनुपात हम द्रव्यमान अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना हो गया? 16, और हाइड्रोजन के दो परमाणु है तो उनका भार कितना हो गया? 2, क्योंकि एक का भार 1 होता है। तो आप इसको अब सरलीकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:8। तो द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है जल में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला उदाहरण दे रखा है इसमें अमोनिया, ठीक है। अमोनिया जो होता है उसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन का परमाणु भार हमने कल देखा था कि नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर 7 जैसी, इसका परमाणु भार डबल कर लो, कितनी हो गई? 14। हाइड्रोजन के 3 अणु इससे जुड़ते हैं, तो 3 परमाणु इससे जुड़ते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया? 3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान अनुपात हो गया कितना हो गया? 14:3, ठीक है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से और ऑक्सीजन की। तो कार्बन का इसमें एक परमाणु काम में आता है और ऑक्सीजन के इसमें 2 परमाणु यूज होते हैं। तो कार्बन के एक परमाणु का भार क्या होता है? कल मैंने बताया था कि कार्बन यानी C की आकृति कैसी है? 6 जैसी। तो इसका परमाणु भार कितना हो गया? 12। और ऑक्सीजन के जो परमाणु भार होता है उसका कितना परमाणु भार होता है? 16, लेकिन इसके 2 परमाणु यूज रहे हैं, तो इनका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 2 का 32। तो इनमें अनुपात कितना हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन में? 12:32। तो इसका अब जब हम सरलीकरण करेंगे तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4×3 12 और 4×8 32, यानी 3:8 इसका द्रव्यमान अनुपात आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान अनुपात कितना आया? 3:8। इस तरह से आप किसी भी जो यौगिक है उसमें उनके जो 2 परमाणु होते हैं उनका अनुपात आप निकाल सकते हैं। यौगिकों के अणुओं में अब प्रयुक्त परमाणुओं की हम संख्या देखेंगे। क्या हमने अभी क्या देखा था कि जो परमाणु प्रयुक्त होते हैं उनका भार या उनका जो तो द्रव्यमान है उनका अनुपात क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एक यौगिक में जो तत्वों के परमाणु यूज होती हैं उन परमाणुओं की संख्या को कैसे सरलीकरण करके हम निकाल सकते हैं कि इनका अनुपात, परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, हाइड्रोजन का ही दे रखा है, तो हाइड्रोजन का जल का ही दे रखा है। जल में हम देख लेते हैं कि जैसे तत्व है, कौन कौन से तत्व है इसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात हमने देखा था क्या है? 1, और ऑक्सीजन का कितना आया? 8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना आया? 1:8, ठीक है। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बोल लो, इसको भार बोल लो, कितना होता है? 16।
ठीक है। फिर द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान अनुपात डिवाइडेड बाई परमाणु द्रव्यमान हम करेंगे तो हमारे पास एक सरलतम अनुपात प्राप्त होगा। तो द्रव्यमान अनुपात हाइड्रोजन का कितना है 1 और परमाणु द्रव्यमान कितना है 1, तो 1/1 करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना आएगा, द्रव्यमान अनुपात कितना है 8 और परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका 16, तो इसका अनुपात कितना आएगा 1/2, इसका जो मान है वो आ जाएगा। तो अब जब हम इनको सरलतम करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो इसका ऑक्सीजन का डबल है, क्योंकि इसका अनुपात मान कितना आया 1 और इसका आया हाफ, तो इसको हम 2:1 लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सरलतम अनुपात आया वो कितना आएगा 2:1, यानी जल के एक अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या है वो हमेशा निश्चित रहती है और उनका कितना अनुपात रहता है 2:1 में ये रहते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं आपको अमोनिया का भी आपको बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको पूछ ले कि परमाणुओं की संख्या क्या है। अमोनिया में परमाणुओं की संख्या में देखें तो कौन कौन से तत्व होते हैं, नाइट्रोजन है, दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन है। जो पहले प्रयुक्त होता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में प्रयुक्त होता है उसको बाद में लिखते हैं। द्रव्यमान अनुपात हमने पहले इसका देख लिया, इनका द्रव्यमान अनुपात कितना आता है 14:3, याद हो गया ये, तो आप सबको याद ही हो गया होगा अब तक, इतनी बार रिपीट कर लिया। अब नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कुछ भी बोलो, क्या होता है इसका परमाणु भार होता है इसका 14 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ठीक है, तो अब आगे हम इनको सरलीकरण कैसे करेंगे, द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो 14/14 करेंगे, इसका मान आ जाएगा 1 और हाइड्रोजन का आ जाएगा द्रव्यमान अनुपात कितना है हमारा 3 और इसका परमाणु द्रव्यमान है 1, 3/1 बराबर 3, तो अनुपात क्या आ गया इनमें 1:3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है अमोनिया में वो क्या होता है N और H का 1:3। तो आप देख लो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन के 3 अणु है, तो इस तरह से हम 1:3 निकाल सकते हैं। तो किसी भी यौगिक के परमाणुओं की संख्या हम उनके अनुपात में इस तरह से निकाल सकते हैं। अणु देख लिए, अणु में देखा था हमने कि अणु परमाणु या आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यौगिकों के अणु देखे, तत्वों के अणु देखे। अब हम बात करते हैं आयन की। आयन क्या होते हैं, जिनसे मिलकर भी यौगिक का निर्माण होता है। धातु और अधातु युक्त यौगिक होते हैं जिनके ऊपर आवेशित कण होते हैं, उन आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं आयन कहते हैं। यानी कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तो भी आयन के रूप में रहते हैं, यानी इनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे Na+ है या Cl- है या फिर कोई भी Mg+2 है, O2-2 है, यानी इनके ऊपर हमेशा चार्ज रहता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और ये आवेश के आपस में जुड़ने के बाद ही एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे NaCl ले लें, NaCl में Na+ आयन, इस पे धनावेश होता है, अगर प्लस का चिन्ह है तो उस पे धनावेश होता है और अगर माइनस का चिन्ह है तो उस पे ऋणावेश होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो धातु होती है उन पे हमेशा धनावेश होता है और जो अधातु होती हैं वो इन पे ऋणावेश पाया जाता है। तो जैसे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, निकेल है, ये सब क्या होती हैं धातु होती हैं। ठीक है, तो इन पे आवेश हमेशा धनायन रहता है। और जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यानी जो धातु के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं वो अधात्विक तत्व कहलाते हैं। इन सब पे जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है, इनको हम अधातु आयन कहते हैं। ठीक है, आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, जो ऋणावेश या धनावेश होता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। अब आयनिक यौगिक होते हैं, उनमें भी द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी यौगिक के जो अणु होते हैं उनके परमाणुओं का द्रव्यमान अनुपात हमने निकाला। अब आयनिक यौगिक होते हैं उनमें भी हम द्रव्यमान अनुपात निकाल सकते हैं। तो आयनिक यौगिक में हम देखें, इसके 3 एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं और आपको तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के आपको लर्न कर लेने हैं। पहला एग्जाम्पल है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम से हमें पता चल गया क्या है Ca, इसका तब प्रतीक होता है,
ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, तो क्या हो गया इसका सूत्र पूरा, CaO, क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। किन कौन से आयन हो गए इसमें, कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, आपको लर्न होगा कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, और इसका जो परमाणु भार होता है यानी डबल यानी 14 होता है, या 40 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। जब इसको हम सरलीकरण करेंगे तो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 5:2 इसका जो है द्रव्यमान अनुपात आ जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान अनुपात कितना है, आप चाहे तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं और नहीं तो आप लर्न कर सकते हैं। 5:2 क्या आता है, 5:2 आता है। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड है उसका सूत्र होता है MgS, ठीक है, यानी मैग्नीशियम Mg यानी मैग्नीशियम, S यानी सल्फाइड, ठीक है। सल्फर तो किससे बना होता है, ये मैग्नीशियम आयन और सल्फर से बना होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 12, इसका परमाणु भार कितना हो गया फिर 24। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, तो परमाणु भार डबल कर दो 32। मैंने आपको बताया जो इवन संख्या होती है उनका जो परमाणु क्रमांक अगर आप याद कर लोगे तो उनका परमाणु भार उसका डबल ही होता है। तो 24:32 मैग्नीशियम और सल्फर का द्रव्यमान अनुपात आ गया। इसको सरलीकरण करेंगे, 8 से डिवाइड करो, 8 या 24, 8 चौकू 32, तो 3:4 इसका द्रव्यमान अनुपात आ जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फाइड का क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, तो आप इसको लर्न कर लेंगे। यानी जो एनसीईआरटी में ज्यादा भी आपको लर्न नहीं हो तो जो भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो आपको लर्न करने, क्योंकि उन्हीं से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मैंने आपको कई बार बता दिया, आपको लर्न हो गया होगा। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, क्लोराइड यानी Cl, तो किससे बनकर बना होता है, सोडियम और क्लोरीन से बना होता है। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है 23, अनुपात क्लोरीन का कितना होता है 35.5, क्योंकि इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते इसके लिए डायरेक्ट लिख देंगे 23:35.5 लिखते हैं, ठीक है। तो आप आयनिक यौगिकों में तीनों का द्रव्यमान अनुपात आपको समझ में आ गया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड का 5:2, मैग्नीशियम सल्फाइड का 3:4, सोडियम क्लोराइड का 23:35.5, ठीक है। लिखना रासायनिक सूत्र लिखना। हालांकि इस टॉपिक पे से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आरपीएससी का कोई मालूम नहीं, आजकल कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, इसलिए थोड़ा सरल सा टॉपिक है। आप इसको 1-2 बार लर्न करेंगे आपको हो जाएगा, तो आप इसको देख लो। जब किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से संयोजित होकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक सूत्र में जब लिखा जाता है उसे ही हम रासायनिक सूत्र लिखना कहते हैं। यानी जैसे 2 तत्व है, एक यौगिक बना, एक तत्व, एक यौगिक के परमाणु, एक यौगिक में एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु दोनों मिलकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब रासायनिक यौगिक जो बनता है उसको हम रासायनिक सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, तो उसका प्रतीकात्मक जो निरूपण होता है उसे ही हम रासायनिक सूत्र में लिखना कहते हैं। रासायनिक सूत्र में लिखने के लिए पहले उसकी संयोजकता, एक शब्द है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति या क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी कोई भी तत्व है, यानी आप जैसे आप अपना उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम कहाँ तक किसी को कोई चीज दे सकते हैं, किसी पर से कोई चीज किस सीमा तक ले सकते हैं, वो जो हमारी क्षमता होती है उसे ही संयोजकता कहते हैं। जैसे ही किसी तत्व होते हैं उन तत्वों की एक संयोजन शक्ति होती है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 ले सकती हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकती हैं। तो इसके कितने तत्वों के साथ संयोजन कर सकते हैं, वही संयोजन शक्ति उसकी क्षमता होती है, उसे हम संयोजकता कहते हैं, जो धातु आयन व अधातु आयनों में पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं फ्रेंड्स, आप कोशिश करना, आपको जितने लर्न हो सके आप लर्न कर लेना। नहीं, जिनमें से नहीं तो मैं आपको बता दूंगी कि 2-4 जो इम्पोर्टेंट है उनको तो आपको लर्न करना ही है। जैसे सोडियम है Na+, इसका संकेत होता है सोडियम का, इसकी संयोजकता होती है 1, यानी जो प्लस है आयन होता है वो धनायन होती हैं। ये जो ऊपर आयन प्लस में या माइनस में लिखी होती है, यही जो तत्व परमाणु होते हैं उनकी संयोजकता होती है।
पोटेशियम है K+ के रूप में व्यक्त करते हैं, इसकी संयोजकता भी 1 होती है। सिल्वर Ag, जिसे चांदी भी कहते हैं, Ag+ है, इसकी संयोजकता भी 1 होती है। कॉपर Cu+2 है, Cu+1 सॉरी, इसकी संयोजकता 1 होती है, इसकी संयोजकता 2 भी होती है Cu+2 के रूप में। मैग्नीशियम है Mg+2, जिसकी संयोजकता 2 होती है। कैल्शियम की भी संयोजकता 2 होती है। जिंक है, इसकी संयोजकता भी 2 होती है Zn+2 के रूप में। आयरन है, इसकी संयोजकता Fe+2 के रूप में होती है और Fe+3 3 के रूप में भी होती है। मैंने बताया कॉपर है Cu+2 के रूप में इसकी 2 संयोजकता होती है। एल्युमिनियम है केवल एक ऐसा तत्व है Al+3, इसकी संयोजकता 3 होती है और आयरन है, इसकी भी संयोजकता 3 भी होती है। तो कॉपर और आयरन है जो ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता 1 से अधिक होती है। कॉपर की 2 संयोजकता होती है, Cu+ और Cu+2, जबकि जो आयरन होती है उसकी संयोजकता Fe+2 और Fe+3 2 संयोजकता होती है। तो आप इन तत्वों को तो लर्न रखने ही है। साथ में कुछ तत्व जैसे मैं बता देती हूँ, धातु जो होते हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इनको भी आप, और एक एल्युमिनियम है, इनको आप याद रख लेंगे। तो सोडियम की कितनी होती है Na+ यानी 1, सोडियम और पोटेशियम की 1 संयोजकता होती है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की 2 Mg+2 Ca+2 यानी 2 संयोजकता होती है, ठीक है। और एल्युमिनियम की +3 संयोजकता होती है, आप ऐसे याद रख लेना। और कॉपर की संयोजकता 2 होती है, इसमें 1 और +2 2 होती है। और आयरन की Fe+2 और Fe+3 2 संयोजकता होती है। तो ये तो हो गई धातुओं की संयोजकता जो कि हमेशा प्लस में धनावेश के रूप में बताई जाती हैं। धात्विक आयन, अधात्विक आयन में कौन से आते हैं? जो धातु नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोराइड है, सल्फाइड है, नाइट्राइड है, यानी जो भी हमारी ज्यादातर जो गैस के रूप में होती हैं वो सब अधात्विक आयन होते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर H+ के रूप में संयोजन संकेत है तो उसकी संयोजकता 1 होती है उसकी, लेकिन वो प्लस के, हाइड्रोजन को प्लस के आयन के रूप में व्यक्त करते हैं, जबकि इसी को अगर हम माइनस के रूप में व्यक्त करें तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्राइड। माइनस वो हमेशा आइड सब पीछे लगाया जाता है, तो हाइड्राइड है यानी इसकी संयोजकता माइनस में है और इसकी संयोजकता 1 होती है। जैसे क्लोराइड है, आइड लग गया पीछे, तो जो भी तत्व जिनमें पीछे आइड लगा हुआ है वो अधातु होते हैं, उनमें ऋणायन होते हैं, उनकी संयोजकता माइनस में ऋणायन में व्यक्त की जाती है। जैसे क्लोराइड है Cl-, इसकी संयोजकता भी 1 होती है। ऑक्साइड है, उसकी संयोजकता O2- यानी 2 होती है। सल्फाइड है, इसकी भी संयोजकता 2 होती है, S2-। और नाइट्राइड है, इसकी संयोजकता 3 होती है, N3- संयोजकता इसकी होती है जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं, उनको हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनमें है, जैसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ जिसमें पूछने की संभावना होती है, अमोनियम। जैसे मैंने बताया था अमोनिया NH3 होता है और अमोनियम है तो NH4+ होता है जिसकी संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोक्साइड जो कि O और H यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ये माइनस होता है। मैंने बताया ना आइड जो यहाँ पीछे लगता है उसमें हमेशा ऋणावेश होता है, इसकी भी संयोजकता 1 होती है। नाइट्रेट है, इसकी संयोजकता NO3 से इसको व्यक्त करती है और ये इसकी संयोजकता भी 1 होती है। कार्बोनेट CO3 है जिसकी संयोजकता 2 होती है, -2 है। सल्फेट है, इसकी भी संयोजकता SO4- 2 के रूप में लिखते हैं, इसकी संयोजकता 2 होती है। फॉस्फेट PO4- 3 के रूप में लिखते हैं और इसकी संयोजकता 3 होती है। तो आप अमोनियम और हाइड्रोक्साइड की ध्यान रख लेना, इनकी संयोजकता 1-1 होती है। नाइट्रेट NO3 से बना होता है, इसकी भी संयोजकता 1 होती है, जबकि कार्बोनेट, सल्फेट और फास्फेट की संयोजकता 2 और 3 होती है। फ्रेंड्स, अभी जब हम रासायनिक सूत्र बनाएंगे तब हमें ये संयुक्ता काम में आने वाली है, ठीक है। रासायनिक सूत्र बनाने के नियम, अब इसमें कुछ नियम भी बता रखे हैं कि हम रासायनिक सूत्र कैसे बना सकते हैं। जैसे आयन की संयोजकता या आवेश को हम पहले संतुलित करते हैं, यानी जो 2 आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, उनको आपस में हमें संतुलित करना होता है। रासायनिक यौगिकों में धातु के नाम को पहले व अधातु के नाम को बाद में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो
जैसे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सब मैग्नीशियम, ये सब क्या होती है, धातु होती है। जबकि जो पीछे जो अधिकतर गैस के रूप में होते हैं, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब अधातु होते हैं। धातु को बाई तरफ लिखते हैं, यानी जैसे आप ऐसे लिखोगे NaCl, तो NaCl में Na धातु, Cl अधातु है, तो इसको बाई तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ पहले लिखेंगे, और Cl है इसको हम बाद में लिखेंगे यानी दाईं तरफ लिखते हैं। ये इसके कुछ नियम है। परमाणु आयन होते हैं, उनसे हम कोई रासायनिक सूत्र बना रहे हैं तो आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। यानी बहुपरमाणु आयन से हम अगर कोई रासायनिक सूत्र बना रहे हैं और उसमें अगर एक से अधिक आयन का यूज हो रहा है, तो जो आयन होता है उसको हम कोष्ठक में अंदर लिख देते हैं, और कितने आयनों का यूज हुआ है उनकी संख्या को हम बाहर इसके कोष्ठक के बाहर लगा देते हैं। जैसे MgOH, इसके 2 आयन यूज हो रहे हैं, तो उसको कोष्ठक में लिखकर इसके बाहर ये संख्या लगा देते हैं। जबकि बहुपरमाणु आयनों की संख्या अगर 1 हो तो कोष्ठक में नहीं लिखते हैं। जैसे NaOH है, इसमें OH बहुपरमाणु आयन है, लेकिन एक ही आयन यूज हो रहा है, तो इसको हम कोष्ठक में नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, इनके एग्जाम्पल जो दे रखे हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि हम कैसे रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको नाम से पता चल रहा होगा, अभी तक आपको प्रतीक भी इनके याद हो गए होंगे। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H। क्लोराइड का क्या होता है, Cl। क्लोरीन, क्लोराइड यानी क्लोरीन, तो क्लोराइड है, आपको पता, हाइड्रोजन है तो यानी इसमें प्लस है, जबकि क्लोराइड है यानी आइड लगा हुआ, मैंने बताया ना, वो सब आइड जिनमें लगा है पीछे वो माइनस ऋण आयन होते हैं, आप इतना याद रख लेना। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 ही होती है, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन अपनी संयोजकता क्लोरीन को देगा, क्लोरीन अपनी संयोजकता हाइड्रोजन को देगा, तो ये आपस में एक दूसरे की संयोजकता को ग्रहण करते हैं, और फिर इसके बाद जो सूत्र बनता है वो एक नया सूत्र बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, लेकिन उसने क्लोरीन को दी, क्लोरीन की संयोजकता भी 1 है, उसने हाइड्रोजन को दी, और इस तरह से सूत्र बन गया HCl। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके कोई 2 पड़ोसी हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र है, ठीक है। एक मित्र के पास जो सामान है वो अपने दूसरे मित्र को देता है, और जो दूसरा फ्रेंड है वो अपना सामान है वो पहले मित्र को देता है। वो इस तरह से मिलकर एक अच्छी मित्रता प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे दोनों मित्र हैं वो आपस में अपनी एक दूसरे की चीजों को एक्सचेंज करते हैं, वही एक्सचेंज इसमें होता है। हाइड्रोजन, अब दूसरा उदाहरण देखो, आपको समझ में आ जाएगा, 1-2 उदाहरण आप करेंगे तो। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हुआ, H। सल्फाइड कौन सा हुआ, माइनस आयन, क्या है इसमें, सल्फर, सल्फाइड यानी सल्फर। हाइड्रोजन का संयोजकता कितनी होती है, हमने देखी थी अभी, 1, और सल्फर की संयोजकता कैसी होती है, कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन सल्फर अपनी संयोजकता हाइड्रोजन को दे देगा, हाइड्रोजन अपनी संयोजकता सल्फर को दे देगा, एक दूसरे से ये क्रॉस कर लेंगे, और इस तरह से क्रॉस करने के बाद ये अपनी सूत्र बनाते हैं। तो हाइड्रोजन ने सल्फर की संयोजकता ली, तो इसके पास कितनी संयोजकता होगी, 2, तो इसके साथ 2 संयोजकता इसकी जुड़ जाएगी, H2 हो जाएगा ये, और सल्फर के पास 1 ही संयोजकता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 थी, तो ये ऐसे कैसे ऐसे लिखा जाएगा, तो H2S, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। और आपको कुछ संयोजकता में याद करने के तरीका भी बता देती हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, इसमें एक डंडा है, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। S है, इसकी आकृति अगर हम देखें तो 2 जैसी लगती है, इसलिए सल्फर की संयोजकता 2 होती है। इसी तरह मैं आपको और आगे बताऊंगी। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में भी एक डंडा लगा हुआ है, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। इस तरह से आपको अगर डायरेक्ट याद नहीं होते हैं तो एक छोटी छोटी सी ट्रिक बना के हम याद कर सकते हैं। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम और क्लोराइड यानी Cl से मिलकर बना होता है। मैग्नीशियम जो होता है उसकी संयोजकता भी 2 होती है। क्यों? क्योंकि Mg जो होता है इसकी आकृति कैसी लग रही है, हमें 2 जैसी लग रही है। 2 हम ऐसे लिख सकते हैं ना, काट के लिखते हैं, जहां पहले लिखते थे ना ऐसे 2, तो इसकी आकृति कैसी है, 2 जैसी। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2।
Cl की हमें पता है एक संयोजकता होती है, ये आपस में अपनी संयोजकता एक दूसरे को दे देंगे। एक दूसरे को जब हम संयोजकता ये देंगे तो मैग्नीशियम के पास क्लोराइड की संयोजकता आ गई, कितनी हो गई 1, और क्लोरीन के पास इसकी संयोजकता आई, कितनी हुई 2। तो सूत्र क्या लिखेंगे MgCl2, ठीक है, जिसके पास जैसे 2 संयोजकता होगी तो उसकी संयोजकता नीचे जुड़ जाएगी। अगला एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। देखें कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में आप देखोगे कि कैल्शियम और ऑक्साइड O और कैल्शियम Ca की भी संयोजकता 2 होती है, कैल्शियम की भी संयोजकता ऑक्साइड की भी संयोजकता यानी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो दोनों आपस में जब अपनी संयोजकता एक दूसरे को देंगे तो क्या लिखेंगे हम Ca2 और O2। कैसे लिखेंगे Ca2 और O2, ठीक है। लेकिन दोनों के पास बराबर है तो अगर आप सरलीकरण करके इसको हम CaO भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की संयोजकता एक बराबर है इसके लिए, ठीक है। अगला उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al, ठीक है, और ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की संयोजकता हमने देखी थी, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है 3। केवल 2 तत्व हैं जिनकी संयोजकता 3 देखी थी हमने, एल्यूमिनियम की, नाइट्राइड की और आयरन की। एल्यूमिनियम की 3 होती है, ऑक्साइड की 2 होती है। ये एक दूसरे को अपनी संयोजकता ट्रांसफर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे तो Al के पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी और ऑक्सीजन के पास कितनी चली जाएगी 3। तो Al के साथ 2 जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ 3, तो Al2O3 इसकी सूत्र बन जाएगा। अब कुछ बहुपरमाणुक आयन भी होते हैं, उन यौगिकों को भी कैसे बना सकते हैं उनके भी सूत्र हम देख लेते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम का सूत्र क्या तत्व प्रतीक होता है Na होता है, नाइट्रेट मैंने बताया था इसको लिखते हैं हम NO3 के रूप में, NO3 माइनस के रूप में हम इसको लिखते हैं। संयोजकता दोनों की एक होती है, Na की भी एक होती है, NO3 माइनस की भी एक होती है। तो जब एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो इन पे कोई चार्ज अलग से नहीं जुड़ेगा, संयोजकता इनका सूत्र क्या बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट में सोडियम का प्रतीक क्या हो गया Na, कार्बोनेट का क्या हो गया CO3, ठीक है। कार्बोनेट में CO3 हो गया। सोडियम की संयोजकता तो एक होती है लेकिन जो CO3 होता है उसकी संयोजकता क्या होती कितनी होती है 2 होती है, इसकी संयोजकता कितनी होती है 2। तो Na अपनी संयोजकता CO3 को देगा, कार्बोनेट को देगा, कार्बोनेट अपनी संयोजकता सोडियम को देगा। तो एक दूसरे से ट्रांसफर करेंगे तो Na के पास 2 आ जाएगी, Na2, CO3 के पास एक ही रहेगा तो CO3, Na2CO3 हम इसको लिख सकते हैं। अगला है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम बताया था मैंने NH4 प्लस के रूप में लिखा जाता है जिसकी संयोजकता एक होती है। सल्फेट को SO4 -2 के रूप में लिखा जाता है जिसकी संयोजकता 2 होती है। ऐसे भी आपको मैंने बताया था कि जो सल्फर होता है ये आकृति कैसी 2 जैसी लगती है तो इसकी संयोजकता 2 होती है, ठीक है। तो NH4 अपनी संयोजकता देगा सल्फेट को और सल्फेट अपनी संयोजकता देगा अमोनियम को। तो कितनी हो गई NH4 के पास, अमोनियम के पास 2 आ गए। तो बहुपरमाणु आयन में अभी जो सूत्र में हमने देखा था कि उसको पहले कोष्टक में लिखते हैं, उसके बाहर इसके आयनों की संख्या लिखते हैं। तो NH4 इसका कोष्टक में लिख के इस पे बाहर 2 लगा देंगे और सल्फेट पे एक ही संयोजकता है इसके लिए SO4 को ऐसे लिख देंगे। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो गया NH4 का होल ट्वाइस SO4 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रासायनिक सूत्र बनाते हैं और द्रव्य आयनों का और जो परमाणु अणुओं में जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात हम कैसे निकालते हैं। तो आप इसको 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे खुद से, वापस से अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो देख के वापस से अगर आप इसको कोशिश करेंगे तो आपको खुद से बनाना ये भी आ जाएगा। हालांकि प्रश्न इस वाले टॉपिक में से अभी तक नहीं आए हैं लेकिन पूछा जा सकता है आगे कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए या फिर सोडियम कार्बोनेट में क्या कितनी संयोजकता होती है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र बनाइए या NH4 को क्या कहते हैं। तो इस तरह से भी इसमें आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम कोई भी टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते। हमें ये टॉपिक क्लियर थोड़े ज्यादा नहीं तो आप थोड़ा सा
एक दो बार तो इसको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि आगे अभी इसमें में कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले देख, मैंने बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है। मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी बताया था, अभी कराया था इसमें। तो ऐसे कैसे ही मैंने कहा ना, एनसीईआरटी से ऐसे के ही ऐसे सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, लाइन टू लाइन उठ के आती है। 1:2, 2:1, 3:8 और 6:8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3:8। हमने देखा भी था, मैंने आपको ये एग्जांपल कराया था। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बन का भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के इसमें 2 परमाणु काम आ रहे हैं, तो 12 अनुपात हम 32 लिखेंगे, जिसका सरलीकरण अनुपात 3:8 आएगा। तो इसका जो द्रव्यमान अनुपात कितना आ गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन वापस में रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार की एग्जाम में कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं आपको आगे जैसे ही टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लेना। दूसरा क्वेश्चन आया है, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात है। ये भी अपन ने अभी देखा था कि जो आयन होते हैं, आयनों में द्रव्यमानों का अनुपात, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी कराया था। जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड है, जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर से बना होता है, जिसमें मैग्नीशियम का भार कितना 24, सल्फर का 32, 3:4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3:4 आ जाएगा। जो स्कूल लेक्चरर 2020 की एग्जाम हुई थी 9 जनवरी को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा भी लगे कि अगर मैं बार बार क्यों रिपीट करा रही हूँ, बार बार रिपीट कराना का मेरा जो मकसद यही है कि ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, और मैं थोड़ा सा कम स्पीड में ही आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब हम काफी टाइम के बाद किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा समझने में टाइम भी लगता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मोल कंसेप्ट एंड जो है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, थैंक यू।